खेल से संबंधित क्वेश्चन हम कर रहे थे जो पेपर में आपके आ सकते हैं। तो उसके बारे में हम कल काफ़ी खुली चर्चा की थी हमने। तो आज जो छोटे कुछ प्रश्न हैं जो आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं या कुछ भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ें, उसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र या मुक्त खेल, ठीक है। ओपन प्ले, मुक्त खेल, फ्री प्ले भी कहते हैं इसे, फ्री प्ले या ओपन प्ले। तो इसका क्या मतलब होता है, आपको शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर। तो इसमें क्या है कि बच्चों को अपने आप खेलने के अवसर प्रदान करना। इससे क्या होगा कि उनका जो सामाजिक, उनका शारीरिक में क्या आ जाएगा, सूक्ष्म भी आ जाएगा और हम कह सकते हैं कि स्थूल क्रियात्मक विकास भी होगा उनका। और साथ में उनमें अपने आप पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप पर आत्मविश्वास जो है बच्चों का वो बढ़ेगा और उन्हें नए नए खेल ढूंढने के अवसर बच्चों के लिए पैदा होंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि अध्यापक या जो हमारा केयर गिवर है या जो भी माँ बाप हैं वहाँ पे क्या करेंगे कि वो सिर्फ एक दर्शक की भूमिका होगी उनकी, वो देखेंगे, पर उनको बच्चों के लिए सहूलतें जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उनके लिए जो सामग्री है खेल के लिए, ओपन प्ले के लिए, वो उनको मुहैया करवानी होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुटके होते हैं, लकड़ी के गुटके हो सकते हैं, ब्लॉक्स जिन्हें कह सकते हैं हम, मोती, तारें, रस्सियाँ, पानी, रेत, गेंद वे टायर आदि उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम बाहरी सपोर्ट देंगे बच्चों को। हम उनका देखें, यहाँ पे अध्यापिका या केयर गिवर की वहाँ पे एक्टिव भूमिका नहीं होगी, वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी। वो उनको रोके टोके का नहीं, मतलब रोके टोके का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो बच्चों को खुला छोड़ देगा अपने आप खेलने के लिए। पर वहाँ पे भी हमने क्या ध्यान रखना है, केयर गिवर ने क्या ध्यान रखना है कि कहीं बच्चों को चोट ना लग जाए या वो कोई गलती ना कर बैठें जिनसे उनका कोई नुकसान हो। तो इसलिए इतनी भूमिका तो उसकी अवश्य रहेगी। वो ये भी देखेगा कि हाँ बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बिल्कुल साइलेंट बैठा है, वो फिर भी नहीं खेल पा रहा या खेल नहीं रहा है या दूसरे बच्चों से खिला नहीं रहे। इन बातों का ध्यान केयर गिवर नहीं रखना है। पर वहाँ पर बच्चों को ग्रुप बना के छोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह अगर सभी बच्चों को भेज देंगे तो वहाँ पे फिर कौतूहल मच जाएगा, मतलब बच्चे आपस में उलझेंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो क्या करना चाहिए कि जैसे आपने मैदान में या कहीं भी आप जहाँ पे ये खेल करवा रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग आपने आइटम्स जो हैं, जो खेलने के लिए सामग्री है वो रखी है। तो वहाँ पे ग्रुप बना के कुछ बच्चों को एक तरफ भेजा जा सकता है, कुछ बच्चों को दूसरी तरफ भेजा जा सकता है, और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हों, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ से खेल सकें। तो ये है आपका मुक्त खेल या स्वतंत्र खेल, फ्री प्ले, ओपन प्ले, ठीक है जी। कुछ जनरल डिस्कशन है इसी के इस टॉपिक के बारे में, उसमें से आपको प्रश्न भी बता देता हूँ कैसे बन सकते हैं। पर वो चीज़ें आपके दिमाग में वैसे हैं, आपको पता होना चाहिए ऐसे, क्योंकि आप इन किताबों को पढ़ चुके हो, वैसे भी आप पहले भी टच में हो स्टडी के या पढ़ाने के। तो देखें, एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि बच्चों की आयु को कैसे ध्यान में रखना चाहिए, खेल से आयु का क्या संबंध है। तो देखें, खेल से आयु का बहुत गहरा संबंध है। एज ग्रुप जो होता है उसी के अनुसार हम बच्चों को फ्री प्ले या जो भी हम कह सकते हैं कि निर्देशित खेल होते हैं, जो जिसमें डायरेक्टेड प्ले होते हैं, मतलब जिसे आपकी डायरेक्शन में, मतलब आपके निर्देशानुसार खेला जाए, जहाँ पे आप एक्टिव पार्टिसिपेंट रहते हो, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है वहाँ पे भी। और जहाँ पे आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, आप सीधे उनमें बच्चों में एक्टिव नहीं हो, तो वहाँ पे भी आयु का, उम्र का, एज ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस एज ग्रुप के किस चीज़ से खेल सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे 2 साल के हैं उनके लिए हम कौन से सामग्री मुहैया करवाएंगे जिससे वो खेल पाएँ। वो 5 साल के बच्चे हैं तो 5 साल के बच्चों को हम कोई छोटी चीज़ें दें खेलने के लिए, तो वो उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा,
ठीक है। तो इसी तरह अगर 2 साल के बच्चे को बड़े बच्चों के खेल की सामग्री दी जाए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एज ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खेल हम करवा रहे हैं उसमें बच्चों का एज ग्रुप ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक और टॉपिक है कि खेल के दौरान अंतराल क्यों होना चाहिए, ठीक है, इंटरवल्स क्यों होने चाहिए बीच में, सीखने की प्रक्रिया में अंतराल क्यों जरूरी है, ठीक है। जो आपकी लर्निंग चल रही है, जो आपका खेल चल रहा है, लर्निंग जो चल रही है, लर्निंग में बच्चे को अंतराल इंटरवल्स क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पीरियड की बात करते हैं, जो हमारे स्कूल में पीरियड लगते हैं तो वहाँ पे बीच में हम गैप रखते हैं जिसे रिसेस बोला जाता है। या वैसे ही कई स्कूलों में या कई जगहों पे क्या होता है कि 2 बार भी बच्चों को रिसेस टाइम दिया जाता है। तो उसका क्या कारण है, या क्या होता है कि एक टॉपिक हम करवा रहे हैं, उसे छोड़कर हम बीच में दूसरा टॉपिक या गीत कविता या कुछ भी करवाते हैं, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि लगातार एक ही एक्टिविटी करवाए जाने से बच्चे एक तो बोर हो जाएंगे, दूसरा उनको मतलब एक ही टॉपिक पे हम काम करवाए जाएंगे तो उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, बच्चे का एक ही पहलू है, उसी का विकास होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बजाय इसके कि हर एक, क्योंकि हमने सर्वपक्षीय विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक एक्टिविटी जो उसका निश्चित समय है, जितना हम मानते हैं कि 35 से 40 मिनट जो होते हैं बहुत होते हैं एक एक्टिविटी के लिए, ताकि बच्चे इसमें बोरियत भी महसूस ना करें। तो इसके लिए बीच बीच में अंतराल होने चाहिए, इंटरवल्स होने चाहिए बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में। जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बीच बीच में इंटरवल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। एक और प्रश्न है कि भ्रमण पर ले जाना बच्चों के सीखने में किस प्रकार सहायक होता है। भ्रमण का मतलब घूमने फिरने लेके जाना। इंग्लिश में हम इसे टूर कह सकते हैं, एक्सकर्शन कह सकते हैं। एक्सकर्शन जो है, टूर जो है, वो बच्चे के सीखने लर्निंग प्रोसेस में इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है लर्निंग प्रोसेस में एक्सकर्शन की, टूर की, घूमने फिरने की क्या महत्व है घूमने फिरने का। तो देखें क्या होता है कि एक तो ये चीज़ हम समझनी चाहिए कि बच्चों के लिए, क्योंकि जो इनका एज ग्रुप हमारे पास आ रहा है, इस आयु वर्ग में बच्चों के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम प्ले वे मेथड बोलते हैं। या उन्हें करके सीखने में या देखकर सीखने से उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से उनकी लर्निंग हो सकती है। तो इसलिए जो भ्रमण है या एक्सकर्शन है, घूमने फिरने लेके जाना, ये बच्चों के लिए एक तो उनका जो रूटीन चल रहा है उसे तोड़ देते हैं हम। रूटीन टूटने से उनकी बोरियत दूर होगी, ठीक है, उन्हें नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। एक्सकर्शन कहाँ पे हो सकता है, देखें, क्योंकि इस आयु ग्रुप में, इस आयु वर्ग में हम बच्चों को अपने स्कूल के चाहे बगीचे में ही ले जाएं, ठीक है, क्लास के एनवायरनमेंट से बाहर निकालते, चाहे क्लास स्कूल के बगीचे में ही लेके जाते हैं, वो भी उनके लिए भ्रमण ही है एक तरह का, ठीक है। किसी पास के बाग बगीचे में लेके जा सकते हैं उनको। बच्चों को हम जब लाइब्रेरी तक भी लेके जाते हैं तो वो भी उनके लिए एक्सकर्शन ही है, कि घूमने फिरने की जगह है, वो नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं उनको। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, उन्हें बाहर जाकर जो अपने साथियों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनमें हर्षोल्लास पैदा होता है, नई चीज़ें सीखने के लिए उनकी जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी होती है कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल से बाहर लेके जाना चाहते हो, शाला गृह से बाहर लेकर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले प्रबंध करने चाहिए। कौन कौन से कितने बच्चे जाएंगे, ठीक है, उनको संभालने के लिए आपको अपने सहायक के तौर पर या अपने साथी अध्यापिका या अध्यापक के तौर पर कितने साथी और चाहिए। आप बच्चों के खाने पीने का क्या प्रबंध होगा वहाँ पे, उनके शौच का क्या प्रबंध होगा,
बच्चों को रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए साधन का जो प्रबंध करना है, साधन का प्रबंध पहले होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं उनको किसी वाटर पार्क वगैरह में लेके जाते हो तो वहाँ पे बच्चों के लिए उनके जो कपड़े हैं वो साथ में होने चाहिए। तो जैसी भी जगह पे आपने जाना है उसकी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, उनके माता पिता से बात करनी होती है पहले। उससे पहले भी एक चीज़ और है जो सबसे बड़ी चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपका एम क्या है इस भ्रमण का, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस एम को लेके, किस टारगेट को लेके ये भ्रमण करना चाहते हैं, टूर करना चाहते हैं, आप बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों को अपनी कक्षा में पिछले दिनों आपका टॉपिक चल रहा था जानवरों से संबंधित, तो आप अगर आपके एरिया में कोई चिड़ियाघर है तो वहाँ पे बच्चों को लेके जाएंगे तो ये उनके टॉपिक के साथ जुड़ी हुई चीज़ होगी। ठीक है, उनको जीवंत चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, लाइव उनको देखने के मिलेगा, तो ये उनके ज्ञान को सुदृढ़ करेगा, पक्का करेगा। इसी के साथ अगर आप पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उनको बाग बगीचे में लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप उनको जैसे आवाजाही के साधनों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप उनको अगर आपके आसपास कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल का कोई ग्राउंड बना है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप उनको अपने आस पड़ोस की जगहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो आप उनको किसी लेके जा सकते हैं, आप उनको डिस्पेंसरी में लेके जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में लेके जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये उनको अपने सामाजिक वातावरण को समझने के लिए, सामाजिक जो उनका परिवेश है, जो उनका आला दुआला है, उसको समझने में सहायक होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें क्या हैं कि आपको बच्चों को तैयार करना चाहिए कि अगर आप बच्चों कहीं भी लेके जाते हैं तो वहाँ पे उनको बच्चों की सेफ्टी का भी आपने ध्यान रखना है, इसलिए आपको पहले से सारी तैयारी करनी होती है। ठीक है जी, जब आप बच्चों को लेके जाते हैं, जहाँ भी आप लेके गए हैं, तो वहाँ पे आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप बच्चों को साथ लेके जाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि आप कहाँ पे आए हैं, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ उनकी प्री नॉलेज होगी उनकी। ठीक है, उनकी इस यहाँ पे आने से पहले इस जगह के बारे में या जगह पर जो चीज़ें आप उन्हें दिखाना चाहते हैं उसके बारे में उनकी प्री नॉलेज कैसी है, पूर्व ज्ञान कैसा है, उनको इन चीज़ों के बारे में कितना पता है, ये चीज़ें आप उनसे प्रश्नों के रूप में पूछेंगे। और प्रश्नों के रूप में पूछने से बाद उनको जो सामने चीज़ें दिखा रहे हैं उसके बारे में और ज्ञान में उनकी वृद्धि करेंगे। ये तो हो गया कि आपने भ्रमण से पहले क्या करना है, भ्रमण के दौरान क्या करना है, और बाद में भ्रमण के बाद क्या होगा कि भ्रमण के बाद आप बच्चों को अपनी कक्षा में लाकर, अपनी शाला गृह में लाकर, वहाँ पे क्लासरूम में लाकर उनको एक्टिविटी दे सकते हैं। उनको आप ड्राइंग करवा सकते हैं कि बताओ बेटा जो आपने वहाँ पे देखा उसकी कोई आप ड्राइंग करो। ठीक है, कोई आप पेंटिंग करो, कोई आप उसके बारे में आप बोल के बताओ। ठीक है, उनसे एक्टिविटी करवाई जा सकती है। अगर आप कहीं पे जैसे चिड़ियाघर में लेके गए उनको, तो उनको प्ले के रूप में उनसे अलग जानवरों के अलग अलग पात्र बनाकर उनसे एक्टिविटी करवाई जा सकती है। तो किसी भी तरह से उनके ज्ञान को भंडारण, जो उनका शब्द भंडार है, जहाँ उनकी जो स्मरण शक्ति है, जो उनका दिमागी ज्ञान है, उसको सुदृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए लास्ट में हमें ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, उनसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये सारी चीज़ें रिकैप होगा उनका। ठीक है, रिवीजन होगी उनकी याद शक्ति को बढ़ाने के लिए, ये चीज़ें मेमोरी लेवल को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इससे आगे देखें, कुछ जनरल डिस्कशन फिर करते हैं हम। कुछ चीज़ें हम लगातार प्रश्नों के रूप में चाहे ना करें, वैसे मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ जो चीज़ें आपके दिमाग में रह पाएँ, तो वो आपको चाहे कैसा भी प्रश्न आए उसका आप उत्तर बना सको। ठीक है, तो इसमें ये तो चीज़ पहले मैंने आपको बताई कि आपको पहले ये चीज़ें याद करनी है कि खेल क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, खेल क्रियाओं का क्या महत्व है, फिर खेल क्रियाएं कैसे बच्चे का विकास करती हैं। उसका स्थूल क्रियात्मक विकास मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होती है, और दूसरी ओर क्या होता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास मतलब फाइन मोटर स्किल्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होती है। तो अब उसके बाद हमने किया था कि जो स्थूल क्रियात्मक विकास उसकी क्रियाएं बताओ, उसमें कौन कौन सी खेल क्रियाएं हो सकती हैं। फिर हमने किया था कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के बारे में बताओ, उसमें उसके अंतर्गत कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं। तो ठीक है, अब हम और थोड़ी सी बातें करते हैं कि जैसे हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो हमारी सेंसेस हैं,
जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हमारे कान है, हमारी नाक है, हमारी जीभ है, हमारी चमड़ी है, ठीक है, हमारी आंखें हैं। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं। तो इनके विकास के लिए कौन कौन सी क्रियाएं, खेल क्रियाएं हो सकती हैं, इसके बारे में आपने पढ़ के रखना है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग से पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि स्पर्शेंद्रिय संबंधी खेल क्रियाएं, मतलब टच से संबंधित जो आपकी एक्टिविटीज करवाएंगे आप, के बच्चे को टच से आपकी चमड़ी के जो स्पर्श है उससे कैसे बच्चे का विकास होगा, उससे कैसे चीज़ों का पता चलेगा, जैसे गर्म ठंडे का पता लगाना, ठीक है, या खुरदरे का पता लगाना, मुलायम का पता लगाना। कपड़े दे सकते हो आप बच्चों को, उनको कोई लकड़ी का टुकड़े दे सकते हो, तो इससे क्या होगा, उनको इस चीज़ की समझ लगेगी खुरदरा क्या होता है, मखमली क्या होता है, फूल की पंखुड़ी कैसी होती है, या लकड़ी का गुटका कैसा होता है, रेत कैसी होती है, मेज कैसा होता है, जो सूती कपड़ा वो कैसा होता है, जो रेशमी कपड़ा है वो कैसा होता है। तो ये उनको स्पर्श से पता चलेगा। फिर देखें जो हिंदी में लिखा होता है घ्राणेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय मतलब बच्चों के सूंघने की शक्ति, नाक से संबंधित, आप सूंघने से संबंधित खेल क्रियाएं लिख सकते हैं, ठीक है, स्मेल से संबंधित। तो इसमें आप बच्चों को क्या दे सकते हो, जैसे हमारा अदरक होता है, लहसुन होता है, ठीक है, तो आप उनको प्याज की गंध समझा सकते हो बच्चों को, साबुन जो होते हैं, फूल होते हैं। तो ये चीज़ें आप उनको बच्चों को, जैसे आप किसी अच्छी जगह फूलों के बीच में लेके जाते हो तो उनको सुगंध के बारे में पता चलेगा, अच्छी स्मेल के बारे में पता चलेगा। आप उनको किसी कूड़े करकट वाली जगह पे लेके जाते हो, किसी गंदी नाली के पास लेके जाते हो, तो वहाँ पे उनको बैड स्मेल का पता चलेगा कि बैड स्मेल क्या होती है, बुरी गंध क्या होती है। इसी तरह स्वादेंद्रिय संबंधी, स्वादेंद्रिय क्या होती है, जीभ, टंग, उसके बारे में। तो उसके बारे में आप खट्टा मीठा कैसे समझाओगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद है दृष्टिएंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, मतलब दृष्टि देखना, श्रवण सुनना, आँख और कान से संबंधित, आई एंड ईयर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे आपने सुनने से संबंधित कोई खेल क्रियाएं करवानी है, तो आप बच्चों की आंखों पर पट्टी बंधाकर किसी चीज़ की आवाज़ उत्पन्न कर सकते हो, किसी चीज़ की साउंड पैदा कर सकते हो और पूछ सकते हो कि बताओ ये किसकी आवाज़ है, ठीक है। तो इसी तरह आप, ये दोनों चीज़ें हो गई, आंखों से संबंधित क्रिया भी हो गई और साथ में सुनने से संबंधित क्रिया भी हो गई, क्योंकि उसने बिना देखे और बिना देखे उसने किसी चीज़ को पहचान लिया, उसकी आवाज़ से पहचान लिया, ठीक है जी। ये कुछ क्रियाएं थी। उसके बाद हो सकता है जैसे संज्ञानात्मक योग्यता के विकास के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाली कौन सी खेल क्रियाएं आप करवा सकते हो। तो देखिए कॉग्निटिव मतलब इसे आपने सोचना है सोचने की शक्ति से संबंधित, ठीक है। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में आपने, जब भी आपको संज्ञान से, कई बार बच्चों को नहीं समझ आता संज्ञान क्या होता है, ठीक है, इसे आप ज्ञान से जोड़ लो, ज्ञान को आप विचार से जोड़ लो, सोच से जोड़ लो, सोचने की शक्ति से जोड़ लो, कि बच्चे की सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सी खेल क्रियाएं करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप करवा सकते हो उनको मिलाने की योग्यता का विकास करने के लिए, ठीक है। मिलाने का मतलब कि बच्चे को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाने की योग्यता बच्चे में पैदा करना। मिलान करने की योग्यता बच्चों में पैदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप बच्चों को कुछ चीज़ें दे सकते हैं, जिनमें से उन्हें अलग अलग करने के लिए कह सकते हैं। जैसे दालें दे दी, ठीक है, उनमें से अलग अलग करना, एक तरह की दाल को अलग करना। तो ये कुछ क्रियाएं यहाँ पे दी हुई हैं, आपने इन्हें पढ़ना है। ये चीज़ें आप याद रखो कि कौन को, जैसे रंग के आधार पर आप उनको अलग कर सकते हो। क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना के ग्रुपिंग करना, बच्चों को ये चीज़ें सिखाना कि एक जैसी चीज़ें आपने कैसे अलग करनी है। तो उसके आगे आपका है वर्गीकरण। वर्गीकरण में भी आपने क्या देखना है कि बच्चों को देखो अलग अलग चीज़ें देते हैं आप, पर वहाँ पे क्या होता है कि उनका कोई ना कोई एक गुण जो है वो उनमें सिमिलर हो सकता है, एक चीज़ उनमें समान हो सकती है।
तो उस आधार पर आप बच्चों को कह सकते हो कि इन्हें अलग अलग करो। जैसे जब हम बच्चों को गुड़िया के कपड़े एक थैले में और उनके आभूषण दूसरे थैले में डालने के कहते हैं, जब बच्चे गंदी प्लेटों को एक टब में और साफ प्लेटों को दूसरे टब में रखते हैं, चौकोर कागज़ों को त्रिभुज कागज़ों से अलग करते हैं, तो ये वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़नी है, ये आपने ध्यान में रखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं पेपर में, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको पूछा जा सकता है। तो ये आप उनके लिए आप क्रियाएं याद रख लो कि कौन कौन सी आप उदाहरणें दे सकते हो, इतना ही ज़रूरी है। अगर आप उदाहरणें आपके दिमाग में रहेंगी तो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, आपको किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर बना सकोगे। तो ये हमारा टॉपिक था खेल से संबंधित क्रियाएं, कि बच्चों के अलग अलग क्षेत्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी खेल क्रियाएं करवा सकते हैं आप। ठीक है जी, तो इसे आपने रिपीट सुन लो आप एक बार दोबारा, ताकि आपके दिमाग में बातें रह जाएं। अगर किसी को किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हो सेंटर के नंबर पे, तो आपकी समस्या का हम वो हल कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक आगे हम स्टार्ट करेंगे 5वां, और आपने एक बार उसे नज़र से निकाल लेना है कि 5वें टॉपिक में क्या कुछ है। इसकी हम आगे आपकी लाइव क्लास जो होगी वो लेंगे। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट।